एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन। दिस इज पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी सेकंड वाली बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर पहले ये समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि अब आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया होगा। ऑलराइट, और इस चैप्टर का जो नाम है वो पहले होता था कांग्रेस प्रणाली, उसके चैलेंजेस और उसका रिस्टोरेशन या पुनर्स्थापना कह लो। जब से आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, इस चैप्टर का नाम अब चेंज करके कर दिया है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में दल और दलीय व्यवस्था। आपके जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं इस चैप्टर में वो ऐड हुआ है कांग्रेस सिस्टम। जो ये कांग्रेस सिस्टम है आपका चैप्टर नंबर 2 होता था, जिसको डिलीट करके अब इसी चैप्टर में मतलब पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम में इसको ऐड कर दिया गया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये वाला चैप्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकन में लिंक मिल जाएगा, आप इस चैप्टर को उस वीडियो में से जाके अच्छे से पढ़ लेना। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 या आप कह लो 5 की, जो कि है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सो इन टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने चैप्टर को डिटेल में समझें। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने इसका चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकन में आपको लिंक दिख जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर इट इज मस्ट कि आप वो वाला चैप्टर पहले पढ़कर आओ, ठीक है? तो आपको एक बहुत अच्छे से वहां पे पूरा बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हम ये पढ़ेंगे, भाई देखो ये 3 जो आप देख रहे हो ना, ये 3 आम चुनावों में ना कांग्रेस पार्टी जीतती रही। इसके आसपास भी ना कोई विपक्ष नहीं टिक पाता था। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि 1960s का एरा एक ऐसा एरा था जहां पे कांग्रेस पार्टी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपना एग्जिस्टेंस जो है सत्ता में बनाए रखने के लिए। तो देखो आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे 4th जनरल इलेक्शन की, कि भाई किस तरह से 4th जनरल इलेक्शन या हम कहें 1960 का जो दशक था वो एक ऐसा दशक था जहां पे कांग्रेस पार्टी को पहली बार चैलेंज मिला सत्ता में रहने के लिए। अब देखो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी थी वो डूबते एंड में क्या होता है एक सक्सेसफुल पार्टी के रूप में उभरती है। वो पूरी स्टोरी लाइन है, हम उसको यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले 3 जनरल इलेक्शन, भाई कौन कौन से ईयर में हुए थे इसको आप याद रखना। लेकिन इन तीनों ईयर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ये 3 आम चुनाव थे इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो। नाउ अब हम बात करेंगे कि भाई 1960 का जो दशक था, 1960 का जो एरा था, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी को फेस करने पड़े। तो देखो सबसे पहला तो यही था कि देखो 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जो कांग्रेस पार्टी के सामने एक नया चैलेंज होता है कि भाई अब नेक्स्ट राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, भाई अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अब ना इस पे क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी में बहुत से उनके अध्यक्ष होते हैं, सांसद होते हैं, उनके बीच में ना भाई बस सलाह मशवरा होने लगा कि भाई किसको बनाए। तो देखो जब बात चली कि अब हमें किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो यहाँ पे ये पाया गया कि बहुत से जो सांसद है ना वो लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो अब इनका एरा देखो, लाल बहादुर शास्त्री का जो एरा है वो 1964 से लेकर 1966 के बीच में, इनका भी एरा काफी छोटा होता है। और 10 जनवरी 1966 में जब वो ताशकंद में जाते हैं एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो उनका निधन हो जाता है। तो अगेन एक चैलेंज ये होता है कि अब भाई 2 प्राइम मिनिस्टर पास जब हो गए, अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन है ना इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अब चाहे आप CUET का एग्जाम दोगे या आगे आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, वहां पे ये जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। अब देखो अब ना एक नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स ना यहाँ से शुरू होती है। वो कैसे, अब देखो शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में प्रधानमंत्री पद के लिए ना भाई एक चुनाव होते हैं।
अब क्या होता है ना, कांग्रेस पार्टी के बहुत से सांसद ये सोचते हैं कि भाई देखो, इंदिरा गांधी को ना बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम इंदिरा गांधी को अपना वोट दे देंगे तो क्या होगा, इनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हमारे कहने के मुताबिक जो है काम करने लगेगी। इसलिए बहुत से जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, पार्टी के सांसद होते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को गुप्त मतदान में ज्यादा वोट्स दिए। तो दैट इज द रीजन इंदिरा गांधी ने क्या किया, मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हरा दिया, और फाइनली इंदिरा गांधी जो है नेहरू जी के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो देखो, ये कुछ 1960s में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से फाइनली इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, अब जब आप एग्जाम देने जाओगे ना क्लास 12 का, तो ना आपसे एक क्वेश्चन हमेशा भाई रिपीटेटिव पूछा जाता है कि देखो 1960 के दशक को भाई खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। से 2018 का पेपर उठा लो, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो 2 प्रधानमंत्री पास जब हो गए, ठीक है। 1962 में, अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा, 1962 में इंडिया और चाइना का एक वॉर हुआ था। अब देखो, अगर कोई भी वॉर होता है ना किसी भी देश से, तो वो देश जो है ना 10 साल पीछे चला जाता है, उसकी जो इकोनॉमी होती है बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो जाती है। 1962 में तो पहले हमने चीन से वॉर लड़ा, उसके बाद अगेन 1965 में हमें भाई पाकिस्तान से वॉर लड़ना पड़ा। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना है। भाई देखो, 1962 में जब भारत चाइना का वॉर हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे, और 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। अब देखो, ये सारे तो इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि देखो भारत चाइना का वॉर हुआ तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गई, गरीबी, सांप्रदायिकता, गैर बराबरी, भाई ये सारे इंसिडेंट 1960 के दशक में हुए। इवन क्या हुआ था, हमारे देश में सूखे की स्थिति आ गई, तो इसलिए भाई 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अब तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई बहुत अच्छे से लिख कर आओगे, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करेंगे हमारे 4th जनरल इलेक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो 4th जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1967 में हुआ था। 3 जनरल इलेक्शन के बारे में अगेन रिपीटिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि इस चैप्टर को समझने से पहले आपको वो चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, तो वहां से जाके आप उसे पढ़ लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां से आप उसे नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करेंगे 4th जनरल इलेक्शन में क्या होता है। 2 प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे हो जाते हैं। नए प्रधानमंत्री को क्या कहा गया, ये तो कम अनुभवी है, मतलब इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया कि भाई इंदिरा गांधी कम अनुभवी है, जिससे कि हम इंदिरा गांधी क्या करेंगे, बाकी सांसदों के कहने पर चलेंगे, उनके मुताबिक काम करेंगे। देश में भाई गरीबी थी, आर्थिक संकट था, बेरोजगारी थी, ठीक है। मानसून की असफलता, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। जो फॉरेन करेंसी होती है भाई उसकी बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। हम अपने देश में फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे उनको इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो भाई ऑफकोर्स इकोनॉमी तो गिरेगी गिरेगी। देखो, सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि देखो चाइना से वॉर हुआ, हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ, तो कहीं ना कहीं भाई हमें जो टेक्नोलॉजी है, सैन्य खर्चे, उसमें तो बढ़ोतरी करनी थी। वहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएशन करना पड़ा। अब देखो, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़े तो आपको ये टर्म बहुत अच्छे से पता होगा कि करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है। पहले क्या होता था, हम 1 अमेरिकी डॉलर 5 रुपीज में खरीदते थे, मतलब रुपीज मतलब इंडिया की करेंसी। लेकिन जैसे जैसे भाई इकोनॉमी जो है धीरे धीरे बैकवर्ड होने लगी, तो क्या हुआ, 1 अमेरिकी डॉलर को ना हमें 7 रुपए में खरीदना पड़ता था। तो हमने यहाँ का क्या करा, अपनी ही करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। अब देखो, यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है कि कांग्रेस पार्टी या इंदिरा गांधी हम कह लो, चलो इंदिरा गांधी कह लेते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती है कि बहुत से लोग जो पहले अगेंस्ट में थे इंदिरा गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, वही सारे लोग भाई इंदिरा गांधी के फेवर में होने लगे। यहाँ से ना तुम देखोगे ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। हाँ, तो देखो गैर कांग्रेसवाद का क्या मतलब होता है। देखो, हमने जैसे पढ़ा 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो इससे मैंने आपको पहले बताया था, जब हम वॉर लड़ते हैं तो कोई देश की जो इकोनॉमी होती है ना बहुत ज्यादा पीछे हो जाती है। तो देखो, हड़ताल होने लगे देश में, क्योंकि भाई सूखा पड़ गया था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। विपक्ष क्या कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट कर रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी कुछ काम करो। तो वहीं क्या होता है, हड़ताल और भारत बंद जैसी स्थितियां देखकर बहुत सी विपक्ष पार्टियां भाई एकजुट हो जाती हैं। इन पार्टियों को लगा कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, अंदरूनी उठापटक हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी तो है भाई कम एक्सपीरियंस्ड। अब देखो, ये एक मौका है जहां पे इन विपक्ष को लगा कि कांग्रेस को ना हम सत्ता से हटा सकते हैं।
ये जो स्ट्रैटेजी कह लो, समाजवादी जो नेता थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। मतलब जो कांग्रेस है उसके खिलाफ जो है बहुत से विपक्ष जो है एकजुट हो जाएंगे और भाई कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सब एकजुट हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, आई रियली होप सो गाइस आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो अगर अब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, आ जाओ हमारे इस वाले पॉइंट पे। देखो भाई, ये जो मैंने आपको पहले एक 1960 वाला क्वेश्चन बताया था कि खतरनाक दशक क्यों कहते हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन अक्सर ना तुम देखोगे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि 1967 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। देखो 1967 में ना हमारे लोकसभा के भी इलेक्शंस होते हैं और विधानसभा के भी इलेक्शन होते हैं। अगर तुमने ना लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ा तो मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया कि हमारे जब 1952 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए तो साथ में विधानसभा के भी इलेक्शन हुए हैं। तो इसलिए ना तुम इसे अच्छे से समझ जाना कि जब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं 3 आम चुनावों में साथ साथ विधानसभा के भी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसे राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया है। अब देखो क्या होता है, 1967 के इलेक्शंस होते हैं, देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा पिछड़ गई थी। तो अब क्या होता है ना, इसके रिजल्ट सामने आते हैं 1967 के। अब क्या होता है, देखो कांग्रेस भाई 9 राज्यों में ना सरकार नहीं बना पाई। सेकंड, कांग्रेस ने इस बार क्या किया था, पहली बार जो कांग्रेस पार्टी है वो नेहरू के बिना चुनाव में खड़ी हुई। ठीक है, 1967 के चुनाव में जो केंद्र है मतलब लोकसभा है, वहां पे तो कांग्रेस की सत्ता बनी रही, लेकिन 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाई और 2 राज्यों में दल बदल की वजह से भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। अभी दल बदल क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट यहाँ पे आप ये समझ लो कि 7 + 2 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। ठीक है भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे भाई विधानसभा के जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी को ना 9 राज्यों में भाई की सरकार बन ही नहीं पाई। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक तरह से फेलियर कह लो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे बनता है पहले 3 आम चुनावों के बाद में। दैट इज द रीजन इसको राजनीतिक भूकंप कहा गया। देखो कांग्रेस को कभी इतने कम वोट नहीं मिले थे जितने कि 1967 के 4th जनरल इलेक्शंस हुए तब मिले। इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल था, यहाँ पे आधे मंत्री ना अलग अलग जगह से खड़े थे इलेक्शन में, सब चुनाव हार गए। जैसे तमिलनाडु से के कामराज, ठीक है, महाराष्ट्र से SK पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB सहाय। ये कुछ ऐसे अनुभवी, कुछ पॉपुलर लीडर्स कह लो, ये सब जो है कांग्रेस पार्टी के सभी इलेक्शंस हार गए अलग अलग स्टेट से। यहाँ पे मैंने आपका एक आंसर तैयार करा दिया है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आई रियली होप सो यहाँ पे आपको ये वाला जो आंसर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे टाइप करो, मैं आपके जो डाउट्स है उसको वहां पे सॉल्व कर दूंगी। ऑलराइट, बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे कि गठबंधन का क्या मतलब होता है। देखो चुनाव में ध्यान से समझना इसे, चुनाव में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां क्या करती हैं, मिलकर सरकार बना लेती हैं। इसी को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझो। क्या होता है ना, क्लास में बहुत फनी सा एग्जांपल है कि क्लास में क्या होता है, जो मॉनिटर होता है ना, टीचर उसको सारी पावर देके रखती है। अब मान लो उस मॉनिटर ने आप बहुत से बच्चों का जीना हराम करके रखा हुआ है कि यार देखो बच्चा बाहर भी जा रहा है तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, एक अपना ग्रुप बना लेंगे कि भाई देखो इस मॉनिटर की ना कंप्लेन हमें टीचर से करनी है, इस मॉनिटर की ये कमियां हैं, हम इस कमियों को टीचर के सामने रख देंगे। तो वही बच्चे क्या करते हैं, जब असेंबली के बाद हमारी फर्स्ट क्लास लगती है, बच्चों का ग्रुप क्या करते हैं, टीचर के सामने मॉनिटर की कंप्लेन कर देते हैं। अब देखो टीचर अगर थोड़ी बहुत समझदार है तो बच्चों की बात समझ के मॉनिटर ही चेंज कर देती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि मॉनिटर स्ट्रांग है, टीचर ने उसे पावर दी है। उन बच्चों के ग्रुप ने क्या किया, आपस में मिलके मॉनिटर को उसकी पोजीशन से हटा के भाई दूसरा मॉनिटर लगवा लिया। तो इसको ना इसी से समझ सकते हो आप। बिहार में क्या हुआ, कई पार्टियों को लगा कि भाई कांग्रेस ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो भाई कांग्रेस पार्टी को हम सत्ता से हटा सकते हैं। तो बिहार में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी या SSP, PSP, इन सब ने ना मिलकर अपना एक गठबंधन बना लिया। ठीक है, वहीं अगर हम एग्जाम्पल ले पंजाब का, पंजाब में भी गठबंधन की सरकार बनी। इसमें क्या हुआ, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, अकाली दल, संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप, CPI, CPIM, SSP, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टियां भाई एक साथ आ गई। इन सब ने अपना एक गठबंधन बना लिया। यहाँ पे आप देखोगे कि पंजाब में भी ये गठबंधन की सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। तो आई रियली होप सो यहाँ पे आपको गठबंधन की सरकार समझ में आ गया होगा कि गठबंधन की सरकार किसे कहा जाता है। भारत में ना गठबंधन की जो राजनीति है, तुम देखोगे 1967 के आम चुनावों से गठबंधन की जो सरकार है
आना शुरू होती है। इन चुनावों में भाई क्या होता है, 1967 के चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, इसलिए अनेक जो गैर कांग्रेसी पार्टियां उन्होंने एकजुट होकर गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। मतलब ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस से नहीं थी, उन्होंने आपस में जो है गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधन बना लिया। जैसे कि आप बिहार का एग्जाम्पल देखोगे और पंजाब का एग्जाम्पल देखोगे। ठीक है भाई, समझ में आया कि गठबंधन की सरकार का क्या मतलब होता है। आई रियली होप सो यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दल बदल। हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है कि क्या होता है 1967 के जो इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी होती है 7+2 जो स्टेट्स हैं यहाँ से हार जाती है और 2 राज्य में वो दल बदल की वजह से सरकार नहीं बना पाती। अब इसी को हम समझेंगे कि दल बदल की सरकार का क्या मतलब होता है। जब जनता का कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस पार्टी का चिन्ह क्या है, हाथ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से कोई जो सांसद है वो चुनाव लड़ता है। अब देखो, कांग्रेस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, कांग्रेस पार्टी ना इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसमें जीत जाती है। अब क्या करती है कांग्रेस पार्टी, उस सांसद को कहती है भाई ये वाली तुम पोस्ट संभाल लो। पर वो ना सांसद कहीं ना कहीं इस बात से को ये वाली पोस्ट चाहिए ही नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि भाई देखो, अगर तुम मेरी मन मुताबिक पोस्ट मुझे नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, दूसरी पार्टी में, जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट है, यहाँ पे जाके शामिल हो जाऊंगा। इसी को कहा जाता है दल बदल। मतलब जीतने के बाद भी ना उस सांसद ने क्या करा, उस पोस्ट की इज्जत नहीं रखी, दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो गया। इसे कहा जाता है दल बदल। 1967 के चुनाव से दल बदल की राजनीति भी उस टाइम से शुरू हो जाती है। यहाँ पे अब आप एक एग्जाम्पल देखोगी, ठीक है। 1967 के चुनावों में तुम देखो कि एक विधायक था गया लाल। इसने क्या किया भाई, एक पखवाड़े में इसने 3 बार पार्टियां बदल दी। पहले क्या हुआ, इसने क्या किया, कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह से इसने चुनाव जीता। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, पार्टी बदल के दूसरी पार्टी यानी कि यूनाइटेड फ्रंट में जाके शामिल हो गया। अब इसको अगेन यूनाइटेड फ्रंट में पता नहीं क्या समस्या आई, इसने अगेन पार्टी चेंज करके ये कांग्रेस पार्टी में जाके शामिल हो गया। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इस विधायक ने क्या किया, एक बार में इसने 3 बार पार्टियां बदल दी। तो इसी को कहा जाता है दल बदल करना, मतलब अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाके शामिल हो जाना। और इसी को उस टाइम से आया राम और गया राम ये जुमला दे दिया गया। ठीक है भाई, आपको आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा कि दल बदल की सरकार का क्या मतलब होता है और गठबंधन की सरकार का क्या मतलब होता है। देखो, बहुत से बच्चों को ना इसमें ना कंफ्यूजन होती है गठबंधन और दल बदल। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहां सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो वहां से ना आप ये वाला ना पॉइंट अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लेना कि गठबंधन की सरकार क्या होती है और दल बदल करना क्या होता है। आई रियली होप सो यहाँ पे आपको ये वाला जो विषय है या टॉपिक है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू वन नेक्स्ट टॉपिक। देखो, 1967 के जो चुनाव हुए, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में हार मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के बीच में यहाँ पे हो जाता है विभाजन। इसका क्या मतलब है, देखो 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही। मतलब केंद्र में चलो ठीक ठाक इन्हें वोट मिल जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन इन्हें पहले जितने वोट नहीं मिले, मतलब पहले 3 जनरल इलेक्शन में इन्हें जितने वोट मिले ना उतने ज्यादा नहीं मिले भाई। इंदिरा गांधी के लिए अब क्या था, असली चैलेंज यहाँ पे विपक्ष नहीं था कि अब ये तुम सोच रहे हो कि गैर कांग्रेसवाद है, इन्होंने अपना एक ग्रैंड अलायंस बना लिया तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के लिए एक चैलेंज का काम करेगा। भाई नहीं, इनके बीच ना असली चैलेंज ना इनकी ही सिंडिकेट पार्टी थी। मतलब कांग्रेस सिंडिकेट का क्या मतलब होता है, सिंडिकेट मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ना बहुत से ताकतवर या पॉपुलर लीडर्स थे जिन्होंने पहले इंदिरा गांधी को ये समझ के वोट दिया था कि भाई इनको तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे कहने के मुताबिक चलेंगे। उसी को ना यहाँ पे सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट को ये उम्मीद थी कि भाई इंदिरा गांधी ना उनकी सलाह से काम करेंगे, लेकिन क्या किया इंदिरा गांधी ने ना भाई धीरे धीरे ना अपना स्वतंत्र काम बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या करती है इंदिरा गांधी, क्या करती है इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के अंदर सिंडिकेट को भाई नजरअंदाज कर दिया और जो बाहरी विधायक थे, लीडर्स थे भाई, उनको भाई अपने सलाहकारों में शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, इस तरह से अब तुम देखोगे ना धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, विभाजन होता है। उन्होंने क्या किया 1967 में, उन्होंने क्या किया, कई सुधार के काम करना शुरू किया कि भाई चलो इस इलेक्शन में तो हम हार गए, पर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा ना, हमारे इन कामों को देखकर जो लोग हैं वो हमसे प्रभावित होंगे और हमें वोट देंगे। उन्होंने क्या किया, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण कर दिया, जो बीमा पॉलिसीज होती है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, शहरी संपदा, आय के परिसीमन, जो खाने का राशन होता है उनका सरकारी वितरण करना शुरू कर दिया, भूमि सुधार करे ताकि हम अपने देश में खेती को बढ़ावा दे सके, और गरीबों के लिए ना आवास की पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी ना इंदिरा गांधी लेकर आई। तो ये सारी पॉलिसीज थी इंदिरा गांधी 1967 के
मई में लेकर आई, ताकि लोगों को लगे कि भाई धीरे धीरे ना कि कांग्रेस सरकार ना भाई गरीबों का हितों के लिए काम कर रही है। अब यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे तुम समझोगे कि क्या रीजन था भाई कांग्रेस पार्टी में भाई डिवीजन हो जाता है भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। जैसे ही जाकिर हुसैन और उस टाइम पे तत्कालीन राष्ट्रपति जो वो पास जब होते हैं, सिंडिकेट क्या करती है, सिंडिकेट क्या होती है, अगेन कांग्रेस पार्टी के बीच में जो अनुभवी लीडर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो क्या करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना एन संजीव रेड्डी, इनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट कर देता है। लेकिन भाई इंदिरा गांधी और इनके बीच में अगेन डिस्प्यूट हो जाता है उनके ओपिनियंस को लेके। इंदिरा गांधी क्या करती है, उस टाइम पे जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी, इनको भाई राष्ट्रपति के चुनावों के लिए इनको नॉमिनेट कर देती है। तो देखो अब इन दोनों के बीच में, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में चुनाव प्रचार भाई जोरों शोरों से होने लगा। तो उन्होंने सोच लिया कि भाई अपनी ताकत को ना अब आजमा ही लिया जाए। अब जो नए अध्यक्ष बनते हैं एस निजलिंगप्पा, इन्होंने क्या किया, एक व्हिप जारी किया और सभी विधायक थे, सांसद थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप सब एन संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में जस्ट एक लाइन कही, अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोट दो। अब इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि भाई आप विधायक हो, सांसद हो, आप अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हो। इसमें ना कहीं इनकी एक स्ट्रैटेजी छुपी हुई थी कि हाँ कहीं ना कहीं अगर हम ये कहेंगे कि इनको वोट दो, इनको वोट नहीं दो, तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड ना आपस में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने यही कहा कि भाई अपनी मर्जी से वोट दो। फाइनली इलेक्शंस हो जाते हैं और इंदिरा गांधी के द्वारा नॉमिनेट किए गए उपराष्ट्रपति वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। पहले तो भाई ओपिनियन को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट था। अब क्या होता है, जैसे ही राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा नॉमिनेट किए गए उपराष्ट्रपति जीत जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में भाई अब आ जाता है विभाजन। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बंट गई, जिसको कांग्रेस ओ को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ओल्ड कांग्रेस मतलब जो पहले से चली आ रही है, और कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, इसको आप कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर से याद रखो। कांग्रेस ओ से तो आप इसे आराम से याद रख सकते हो, ओल्ड वाली कांग्रेस, और कांग्रेस आर से आप इसे अच्छे से याद रख सकते हो, इंदिरा आर, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस ओ को सिंडिकेट अब जो है हैंडल करने लग रही थी, और कांग्रेस आर जो थी इंदिरा गांधी जो है उसको हैंडल कर रही थी। आई रियली होप सो इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखो क्या होता है, 1971 में क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब इन चुनावों में किस तरह से इंदिरा गांधी है वो अपनी जो खोई हुई सीट 1967 की होती है वो कैसे वापस पाती हैं और एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में उभर के सामने आती है, वो यहाँ पे आप पढ़ोगे। और 1970 के दिसंबर में लोकसभा को भंग करने की इंदिरा गांधी क्या करती है, सिफारिश करती है, ताकि उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाए प्रिपरेशन करने का इलेक्शंस के लिए। लोकसभा के 5वें जो इलेक्शंस होते हैं वो 1971 में होते हैं। अब देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बढ़ जाती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की टूट से भाई इंदिरा गांधी ना अल्पमत में आ गए, क्योंकि भाई सब देखो नए नए लीडर्स होते हैं इंदिरा गांधी की सरकार में, नए नए विधायक होते हैं, और जो जितने भी अनुभवी लीडर्स होते हैं वो क्या कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। अब ना कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जस्ट 2 पार्टी का समर्थन था, डीएमके और सीपीआई के समर्थन से इंदिरा गांधी सत्ता में स्टिल बनी रहती है। इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने ये दिखाने के लिए कि भाई हमारी पार्टी ही असली पार्टी है, हमारी पार्टी असली कांग्रेस है, उन्होंने क्या किया, समाजवादी रंग दिखाने शुरू करे, भूमि सुधार करा, मतलब ताकि जो खेती वगैरह है उससे जो है अनाज की मात्रा अच्छी हो सके, भू परिसीमन के कानून बनाए कि कौन सी जमीन कहाँ से कहाँ तक रहेगी, प्रीवी पर्स मतलब उस टाइम पे ना राजा वगैरह को कुछ पावर्स दी गई थी, उसको एंड करा इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो ये कुछ सुधार किए जाते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा, ताकि लोगों को ये लगे कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। अब देखो, अब ना चुनाव प्रचार तुम देखोगे जोरों शोरों से होने लगते 1971 के इलेक्शंस में। कांग्रेस और का सिर्फ एक नारा था कि इंदिरा हटाओ, जब इंदिरा हटेगी तभी भाई हमारा देश की जो इकोनॉमी है वापस पटरी पे आ जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ना, इन्होंने कहा कि भाई गरीबी हटाओ। अब ये जो नारा था, जुमला कह लो, कुछ भी कह लो, इसने ना बहुत से लोगों को प्रभावित करा, दलित, आदिवासी, बेरोजगार, इन सबका समर्थन हासिल करा। चुनावों के नतीजे आते हैं, कांग्रेस आर और सीपीआई। ठीक है, तुम देखोगे ना कांग्रेस को हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कांग्रेस पार्टी थी इनको डीएमके और सीपीआई का समर्थन हासिल था। ठीक है, तो कांग्रेस आर जो थी, कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, और जो सीपीआई वाली जो पार्टी थी, इनका जो एक गठबंधन था, इनको तुम देखोगे 375 सीटें मिली। अकेली कांग्रेस आर को मतलब इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उनको 352 सीटें मिली। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गरीबी हटाओ का नारा था भाई काम कर गया। कांग्रेस ओ जो था यहाँ पे उसको 16 सीट्स मिलती है, और जो ग्रैंड अलायंस था मतलब जो भी नॉन कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के जो लोग थे,
जिन्होंने अपने गठबंधन बनाया था उनको 40 से भी कम सीटें मिली। मतलब कौन यहाँ पे विनर होता है? कांग्रेस हार होती है इंदिरा गांधी की, यहाँ पे वो विनर हो जाती है 375 सीटें लेके। फाइनली तुम देखोगे यहाँ पे 1967 में जितनी सीटें इंदिरा गांधी हारी थी वो अपनी स्ट्रैटेजी बना के, नारा दे के उन्होंने 1971 के इलेक्शन में वापस हासिल कर ली। तो इस तरह से ना कांग्रेस 1971 के इलेक्शन में सारी सीटें वो वापस जीत जाती है। तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 या 4 है, उसमें तुमने पढ़ा होगा 1971 में इंडिया और बांग्लादेश का एक वॉर भी हुआ था जिसमें भाई इंडिया जीत गया था। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने ना उस वॉर में अपना एक समर्थन दिया था, स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसकी वजह से इंडिया जीता। तो इस वजह से भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ी। विपक्ष के लीडर्स थे, उन्होंने भी भाई इंदिरा गांधी की इस बात के लिए सराहना की, उनको एडमायर किया। इंदिरा गांधी ने ना इस इलेक्शन में क्या किया, उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई वो पुरानी कांग्रेस को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी अलग कर दी, मतलब बदल दी। उन्होंने क्या किया, पूरी कांग्रेस की प्रकृति को चेंज किया। पहले कांग्रेस क्या करती थी, सारे ओपिनियंस को साथ लेकर चलती थी, लेकिन इस इलेक्शन में कांग्रेस की प्रकृति बदल गई और जो कांग्रेस पार्टी है वो भाई अपने जुमले पर, अपने नारे पर बनी रही। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। जो कांग्रेस के ओपिनियंस थे उन्होंने इतने ज्यादा उनको वैल्यू नहीं दी, अपने ओपिनियंस बनाए। 1971 के इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी वो जीत गई। तो यहाँ पे आप इन 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना कि यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने प्रकृति चेंज कर दी। पहले कांग्रेस पार्टी सभी ओपिनियंस को साथ में लेके चलती थी, लेकिन इस टाइम पे स्ट्रैटेजी हमने बदल दी थी। आई रियली होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और बात रही आपके नोट्स की, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? ठीक है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर डाउट है तो वो भी बताओ। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल भाई इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यस अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है भाई। और हाँ, एक बात और बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कौन से टॉपिक की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।